था तुम ना आओगे, खा पी के सोए हुए पाए जाओगे, लेकिन तुम तो ठहरे योद्धा, हर युद्ध में पाए जाओगे। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि काश हम पास होते और पास आ जाते, चिपक जाते। लेकिन सच में जब वो पास आते हैं और पास आते हैं तो उनमें रिपल्सन शुरू हो जाता है और सोचते हैं इससे तो हम दूर ही ठीक थे। चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात हो, चाहे इंसानों की बात हो। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल रामलाल्स। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है एक नए चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसका पूरा नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ग्रेविटेशन में एक पेज छोड़ देना बेटा, है ना। ग्रेविटेशन में सेटेलाइट में एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है ना। एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं। वो सेटेलाइट वाली चीज में बता दूंगा आपको। तो एक पेज आप छोड़ देना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्रैक कर रहा है, क्या कर रहा है क्रैक? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना बेटा? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? थोड़ी सी गर्मी लग रही है, एसी ऑन किया जाए। मस्त आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही जोरदार, मस्त आना भी चाहिए, यही उम्मीद है। मस्त आना भी चाहिए। चलिए, तो आज के लेक्चर का हम गोल देखते हैं। सबसे पहला गोल हमारा क्या है? सबसे पहला गोल है कि हम थोड़े से प्रेशर के कंसेप्ट को समझेंगे। पहले प्रेशर के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे फील्ड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रेशर के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को समझेंगे और हुक्स लॉ के कंसेप्ट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये रामलाल है, ये देखिए, ये रामलाल है, ये रामलाल देखिए। और रामलाल को, बहुत छोटू सा है, रामलाल को अब फालतू के कमेंट करना बंद करो, ध्यान समझो। ये रामलाल है। आज धनतेरस है, आप लाइव हो, छुट्टी दे दो बेटा। मुझे नहीं पता, शायद मैंने आज तक कोई भी क्लास कैंसिल नहीं की है, जब से स्टार्ट हुई थी तब से लेकर के आज तक। अच्छा, यही है वो बैगन की शक्ल के, हाँ यही है वो बैगन की शक्ल के, देखो। आज तक मैंने कोई क्लास कैंसिल नहीं की है। हो सकता है, शायद, मुझे याद नहीं है, एक क्लास कैंसिल की हो कभी, लेकिन उसको मैंने ले लिया, चाहे उस दिन लिया हो या एक दिन बाद लिया हो, क्लास मैंने कैंसिल नहीं की है। इसलिए अपनी कॉलर खड़ी रहती है ना, ऐसे करके बढ़ाएंगे। क्लास कैंसिल नहीं किया मैंने। अब सुनो, आज यही रामलाल तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएगा। यही रामलाल तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा सर ये फिजिक्स? तो देखो, रामलाल को अपने शेप एंड साइज से बहुत प्यार है। कोई इसको कहता ना, यार रामलाल तू तो छोटू है, एकदम तू तो छोटू है। एमआर सर रिकॉर्ड, हां नहीं करी तो नहीं करी है। इसको कोई कहता है ना कि यार रामलाल तू बहुत छोटा है, आ तुम्हें मैं खींच के बड़ा कर देता हूं, तो रामलाल कहता है नहीं, मुझे अपने
आकृति से प्यार है। रामलाल को आकृति से प्यार है। आकृति मतलब शेप एंड साइज। आकृति कोई इंसान नहीं, आकृति मतलब शेप एंड साइज। आकृति, आकृति। इसको जब भी मैं पकड़ के और खींच देता हूं, बोलो इधर आजा, इसकी हाइट को बढ़ा देता हूं, क्या तो मैं लंबा कर देता हूं, खींच के लंबा दिया इसको, और जब मैं इसको छोड़ देता हूं तो फिर अपने साइज शेप और साइज में आ जाता है। मुझे बड़ा गुस्सा है कि मैं थोड़ा और तुम्हें लंबा कर देता हूं, इसको खींच देता हूं, इसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया। जैसे मैं इसके डिफरेंट एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा के इसके साइज को बड़ा करता हूं और छोड़ने के बाद फिर अपने साइज में आ जाता है। इसको छोटा रहना ही पसंद है, इसको छोटा रहना ही पसंद है। यह अपने शेप एंड साइज से बहुत प्यार करता है। मुझे गुस्सा है, अच्छा मैं तुम पे इतना मेहनत करता हूं कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी बढ़ जाए, तुम पे इतना मेहनत कर रहा हूं कि लंबाई तुम्हारी बढ़ जाए, तुम बैगन की शक्ल के यही रहोगे। और एक काम करता हूं, मैं तुम्हें चिपका देता हूं। अब इसके डिफरेंट एटम्स के बीच में देखिएगा, डिफरेंट एटम मान लो इसको, ये एटम ये एटम ये एटम, एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम मीन डिस्टेंस। इसको मैंने और दबा दिया, ले ले। नहीं रामलाल, भैया हम खींच के साइज बढ़ा रहे थे तुम्हारी, तो भाव खा रहे थे तुम, लो चिपका दिया। जैसे छोड़ा फिर अपने साइज का आ गया। चिपकना चिपकना, छोटा हो जा, चलो छोड़ दिया। जैसे छोड़ा फिर अपने साइज में आ गया। यानी क्या गणित लग रहा है इसमें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या फिजिक्स लग रहा है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। अबे क्या चाहता है, क्या चाहता है? मैं तुम्हें लंबा करके छोड़ता हूं, देख रहे मुंह टेढ़ा इसके, बैगन के शकल का एकदम, देख देख इसका मुंह कैसे टेढ़ा है, देख देख इसका मुंह टेढ़ा है। ये तो चिढ़ा रहा है, ये तो चिढ़ा रहा है, देख देख इस तो चिढ़ा रहा है मुझे। ये देख इसका शकल, देख मिल गया बैगन की शकल का रामलाल। देख इधर, यही है बैगन की शकल का रामलाल, ऐसा ही होता है ये। देख लो इसको, दिक्कत क्या है? तेरे साइज को मैं बढ़ा रहा हूं, कोई परेशानी हो रही? चल खिंच जा, खींच दिया, इसकी लंबाई बढ़ा दी, फिर छोड़ा, फिर अपने साइज में आ गया ये वापस। फिर इसको मैं कंप्रेस कर दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं, फिर अपने साइज में आ जा रहा है। अरे इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी साइज नहीं होना। तो आखिर हो क्या रहा है इसमें, आखिर हो क्या रहा है इसमें? तो होता क्या है समझिएगा, जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, सर रिजिड बॉडी क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो काइनेमेटिक्स से लेकर के वर्क एनर्जी पावर तक, ध्यान से सुनिएगा, काइनेमेटिक्स से लेकर के वर्क एनर्जी पावर तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते थे। किसकी स्टडी करते थे बताइए? पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते थे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब of a very 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 small dimension, having very small dimension। डायमेंशन का मतलब वो वाला डायमेंशन नहीं, डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज, पॉइंट जैसा होता था। लेकिन जैसे ही हम गए सेंटर ऑफ मास पे और रोटेशन पे, तो हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की नहीं पूरी बॉडी की बात करने लगे। और उस बॉडी को हम मानते थे कि रिजिड बॉडी है। क्या ये रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होती है? ये मार्कर, ये मैं, ये बोर्ड, जो बड़ी होती है, हमने रिजिड बॉडी मान के पढ़ा था। थोड़ी बड़ी होती है और साथ साथ में एक और प्रॉपर्टी होता है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन्स सेम, देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज सेम, देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। क्या मैं रिजिड बॉडी हूं? आप रिजिड बॉडी है, रिजिड, RIGID, रिजिड रिजिड रिजिड। क्या हम और आप रिजिड बॉडी है? नहीं, हम और आप रिजिड बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्यों नहीं है साहब? हमारे बॉडी के दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखो कम और ज्यादा किया जा सकता है, खींच सकते हैं। तो हमारी बॉडी थोड़ी सी कैसी हो गई? इलास्टिक टाइप हो गई। देखो ना, खींच दिया, देखो खींच दिया, ये लो, ये रिजिड बॉडी नहीं है। किसी भी बॉडी के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, हम उसको रिजिड बॉडी नहीं कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन सेम, देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इफ डिस्टेंस कैन बी चेंज, देन बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी। तो सर ऐसा रिजिड बॉडी होता है क्या दुनिया में?
हम मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। जैसे मार्कर है, तो क्या हम मार्कर के 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते? ले पकड़ के तोड़ दूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है, बॉडी को तोड़ने वाला चाहिए। हर एक बॉडी टूट सकती है, उसको तोड़ने वाला चाहिए। हर रामलाल को फिजिक्स समझ आ सकता है, समझाने वाला चाहिए। हर एक बॉडी टूट सकती है, उसको तोड़ने वाला चाहिए। हर रामलाल को फिजिक्स समझ आ सकता है, समझाने वाला चाहिए। मतलब परफेक्ट रिजिड बॉडी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो सर क्या? तो हर बॉडी टूट सकती है, उसको तोड़ने वाला चाहिए। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉडी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो 3 तरह की बॉडी पाई जाती है ना? उसमें होती है पहली बॉडी इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। 3 तरह की बॉडी होती है। अब जैसे ही रामलाल की बॉडी में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस में कम करने की कोशिश करूं या बड़ा करने की कोशिश करूं, तो इसके अंदर इसके बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, जो इसके शेप में होने वाले चेंज को अपोज करता है, जिसको आप ऊपर से देख के कहते हो कि ये स्प्रिंग फोर्स है। याद करो तुमने स्प्रिंग फोर्स जब पढ़ा था तो कैसे पढ़ाया था मैंने? सर स्प्रिंग फोर्स आपने ऐसे पढ़ाया था कि स्प्रिंग फोर्स अपने साइज से प्यार करता है, अगर उसको खींच के चले जाओगे तो वो अंदर में एक फोर्स क्रिएट करेगा जो उसके शेप को रिगेन करा देगा। अगर कोई बॉडी को कंप्रेस कर दोगे, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है जो उसके ओरिजिनल साइज में ले आता है। तो कोई भी बॉडी के 2 एटम अपने मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ये R0 हो गया आपका मीन पोजीशन। अगर आप इसके दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना, डिस्टेंस R0 से ज्यादा कर दोगे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर से वापस उसी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स के भी नाम से जानते हैं। रीस्टोर मतलब वापस लाना चाह रहा है। अगर आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर दोगे तो अंदर में एक ऐसा फोर्स डेवलप होगा कि चाहेगा फिर से R0 डिस्टेंस पे ही लेके जाना। ऑलवेज ट्राई टू रिगेन इट्स मीन पोजीशन, और वो मीन पोजीशन पे जाने के लिए जो फोर्स लगा रहा होगा उसी को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके वजह से शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करना चाहता है। अगर आप किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका शेप एंड साइज खराब करना चाहोगे तो अंदर में वो इलास्टिक फोर्स डेवलप कर लेगा, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल शेप पे जाना चाहेगा। इसके 2 एटम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओगे ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा ग्राफ बनता है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। यह है एग्जैक्टली आपका R0 पे। बताइए पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बेटा, ऐसा देखा गया है। वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? तो स्लोप तो होता है सर du by dr। हां, तो ये du by dr होगा आपका ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप माइनस ऑफ फोर्स को बताता है। क्या बताता है बेटा? स्लोप किसको बताता है? माइनस ऑफ फोर्स के। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसा ही ग्राफ नहीं था बेटा, एक्चुअल में वही ग्राफ है ये। ऐसा ही ग्राफ नहीं था, वही ग्राफ है ये, वही सेम ग्राफ है। बताओ एग्जैक्टली R0 पे यहां पे स्लोप बताओ क्या होगा? सर यहां पे स्लोप एग्जैक्टली 0 है, तो यहां पे फोर्स क्या लग रहा होगा? 0। फोर्स क्या लग रहा होगा? 0। अगर आप इस R0 मीन पोजीशन से 2 एटम के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करोगे,
दो एटम के डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। इस रीजन में कैसा फोर्स लगता है बेटा? अट्रैक्टिव। क्यों लगता है अट्रैक्टिव? वो चाहता है कि अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पे फिर से वापस आ जाए, ओरिजिनल डिस्टेंस पे फिर से वापस आ जाए। हां, बिल्कुल केमिस्ट्री वाला ग्राफ है, बिल्कुल केमिस्ट्री वाला ग्राफ है। और यहां देखोगे, अगर इन दो एटम के बीच की डिस्टेंस को r0 से आपने कम कर दिया तो फोर्स कैसा होगा? बताइए, फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। इसीलिए मैं आपको एकदम ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाना शुरू किया था कि जब दो एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर होते हैं, दो इंसान जब दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं काश हम पास होते, काश हम पास होते। तो देखिए, जरूरत से जब ज्यादा दूर रहेंगे तो आपके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और आप दोनों के अंदर चाहत होगी कि काश हम पास होते, चिपक जाते, हम मिल जाते। जब r0 डिस्टेंस पे आके रुकोगे तब तक ठीक रहेगा, बोलो चलो ठीक है, डिजायर्ड पोजीशन पे हम पहुंच गए। लेकिन इससे ज्यादा ज्यादा पास आने की कोशिश करोगे, कितना पास? इससे भी ज्यादा पास आने की कोशिश करोगे। नोटिफिकेशन नहीं डला है सर, कैसे नहीं डला है? हर जगह नोटिफिकेशन डला है, नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन घूम रहा है। 2 बार डलवाया था मैंने, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? तुम्हारे टेलीग्राम पे भी डला है, तुम्हारे टेलीग्राम पे भी डला हुआ है। बताओ बताओ, जब दो एटम या दो इंसान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर होते हैं तो क्या चाहते हैं? होता है अट्रैक्शन, है ना? दूर का ढोल बड़ा अच्छा लगता है, दूर से चीजें देखने में बड़ा अट्रैक्ट करती है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाकर देखते हैं तो भी अट्रैक्टिव लगती है। r0 पे आ जाएंगे तब तक न्यूट्रल होने लगता है, और उससे ज्यादा पास जाके देखोगे ना, एकदम पास जाके देखोगे ना, या बहुत पास आके चिपक जाओगे, या मीन पोजीशन से भी कम डिस्टेंस पे दो एटम आ जाते हैं ना, कहते हैं यार है दूरी ठीक थे, क्या है दूरी ठीक थे। बहुत पास आके देखो ना, अरे यार ठीक था, दूरी ठीक थे। रिपल्सन शुरू हो जाता है, रिपल्सन शुरू हो जाता है। ज्यादा चिपकने के बाद क्या होता है? रिपल्सन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? दो एटम बहुत पास चिपक के खुश रहते हैं क्या? नहीं। दो एटम कब खुश रहते हैं? दो एटम तभी खुश रहते हैं जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r0 हो। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r0 से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो अंदर में, इनके अंदर में, मनोभाव में आकर्षण उत्पन्न होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और पास आ जाते हैं। और इन्हीं दो एटम को अगर पास ज्यादा चिपका दोगे तो नहीं नहीं नहीं, दूर दूर ठीक रहा, मेंटेन द डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस। दूर का लंका सोना लगता है। हां, समझ में आया ये बात? समझ में आया? तो ये रिजिड बॉडी की कहानी है कि ये कोई भी बॉडी कैसी होगी, जब आप उस पर फोर्स लगा के उसके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उनके अंदर एक इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा, और वो इलास्टिक फोर्स इनके बीच के डिस्टेंस को फिर से r0 पे मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, r0 पे मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो अब यहां पे बॉडी की 3 टाइप हो जाएगी। पहली टाइप होगी इलास्टिक, दूसरी होगी इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, और तीसरी होगी प्लास्टिक। एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। जरा एक्सप्लेन करना डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल फोर्स, external force applied on a body, applied on a body, on a body to change its shape and size, to change its shape and size. शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे ही उसकी शेप एंड साइज चेंज होती है तो अंदर से, अंदर वाला फोर्स, मनोभाव वाला फोर्स,
एक डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग, STORING, स्टोरिंग फोर्स। जरा इसको डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन करना, इलास्टिक फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट develop in the body which try to regain its shape and size, इसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। अपोज चेंज इन अ शेपेज इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। नो, नॉट एग्जैक्टली, सिर्फ अपोज ही नहीं, जब आप बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की शेप एंड साइज चेंज होती है, और जैसे बॉडी की शेप एंड साइज चेंज होती है, अंदर में दो एटम के बीच में फोर्स डेवलप होता है, इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जो चाहता है कि दो एटम पहले जितने डिस्टेंस पे आ जाए। सर अगर हम अपना फोर्स हटा ले, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसी को कहते हैं डिफॉर्मिंग, और मैं फोर्स हटा लूं तो रामलाल अपनी बॉडी के अंदर जो फोर्स लगा रहा है उसको कहते हैं इलास्टिक। तो क्या होगा? तो अपने दो एटम के बीच के डिस्टेंस को फिर से वो R0 कर लेगा। इसको कहते हैं हम इलास्टिक फोर्स, इसको कहते हैं हम इलास्टिक फोर्स, और इसको कहते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है इलास्टिक फोर्स? जो बाहर से लगाते हैं तोड़ने के लिए उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स, और अंदर में जो डेवलप होता है उसको कहते हैं हम, बाहर से जो लगाते हो डिफॉर्मिंग, अंदर में जो डेवलप होता है इलास्टिक फोर्स। चमका कि नहीं चमका? गजब विजुअलाइजेशन, चमका इज इंफिनिटी। बहुत बढ़िया बेटा। तो बॉडी कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। इलास्टिक का मतलब परफेक्ट, एग्जैक्टली रीगेन इट्स शेप एंड साइज, एग्जैक्टली रीगेन इट्स शेप एंड साइज, एग्जैक्टली 100%। वैसे तो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन 99.99% अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिक। दूसरा होता है इनइलास्टिक। regain its shape up to not completely, regain its shape but not completely, ऐसे लिखना चाहिए, regain its shape but not completely, और प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड, नॉट रिगेन इट्स शेप, नो रिगेन इन इट्स शेप। अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील? विच वन इज मोर इलास्टिक? पार्शियल इलास्टिक विल बी इनइलास्टिक। हाँ, पार्शियली इलास्टिक। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कल से भाई साहब इतने मैसेज आए, मैं परेशान हो गया। भर भर के सारे 600 नंबर, 625 नंबर, 640 नंबर, 680 नंबर, 695 नंबर, इतने बच्चे नंबर लेके आए हैं ना, और सब में एक चीज कॉमन है, सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सब में एक चीज कॉमन है कि कोई दूर गांव का बच्चा है जो कभी कोचिंग नहीं किया, कोई ऐसा बच्चा है, मतलब बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई ऐसा बच्चा है जो 11th-12th में ड्रीम ही नहीं था डॉक्टर बनने का, 11th-12th से पढ़ाई कर रहा था बस। कोई ऐसा बच्चा है, हाँ बिल्कुल टॉपर है, 87 रैंक। टॉपर का मतलब क्या होता है भाई साहब? टॉपर का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ गई क्या? अब तो आ गई होगी आवाज, अब तो आ गई होगी आवाज। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा। देखो ऐसा है कि ये मैंने लिखा भी था, वाह, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक बात सुनो, कल से मोर देन, मतलब मेरे पास डायरेक्टली मोर देन 200 मैसेजेस, मोर देन 200 मैसेजेस यह आए हैं कि मेरे सर 630 मार्क्स है, 640 है, 670 है, 682 है, 695 है, ऐसे आए। एक बच्चे बोले सर टॉपर कौन है? बेस्ट रैंक हमारा 87 है। हम मानते हैं कि हमारे पास टॉप 10 में रैंक नहीं है, लेकिन मौका तो दोगे तब ना। क्या हमने 2 साल कंप्लीटली बच्चे को पढ़ाया? क्या हमारे पास कौन बच्चा आया है? कौन सा बच्चा आया है? हमारे पास वो बच्चा आया है। मैं देखो जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं हमारे पास कौन सा बच्चा आया है। क्या वो बच्चा है जिसको हम पूरा 11th पढ़ाए हैं, पूरा 12th पढ़ाए हैं? क्या हमारे पास वो बच्चा है जिसको हम 9th से पढ़ा रहे थे? क्या हमारे पास वो बच्चा है जिसको हम 7th क्लास से नीट की तैयारी कर रहे थे? ऐसा नहीं करते, 9th क्लास से पढ़ा रहे, 10th क्लास से पढ़ा रहे, 11th क्लास से पढ़ा रहे। हमारे पास वो बच्चा है जो कभी सोचा ही नहीं था कि हम डॉक्टर बनेंगे। हमें सोचा ही नहीं था, 11th 12th में पढ़ा ही नहीं, डी में नहीं, पता ही नहीं नीट क्या होता है। पहली बार हमारा कोर्स आया, यकीन, क्रैश कोर्स, ऐसे बैचेज आए, उसमें वो सारे बच्चे आए। बहुत सारे बच्चों से बात किया हमने और मैसेजेस आए, डीएम है, बहुत सारे बच्चे का से जब मैंने बात किया तो एक बच्चे को हमने देखा कि वो क्लास में टॉपर थी, अपनी स्कूल में टॉपर थी। नहीं तो 99% बच्चों में कॉमन चीज मैंने जो देखी वो ये है कि वो बच्चा कहीं दूर गांव में बैठा हुआ है, उसने 11th 12th में कोचिंग नहीं लिया है। वो बच्चे हैं जो कहीं जॉब कर रहे थे, साहब क्लर्क है, किसी एक बच्ची थी जो क्लर्क है, वो जॉब कर रही है दिल्ली में ही किसी फार्म में, क्लर्क है वो, 8 घंटे की उसकी नौकरी है। उस नौकरी के बाद वो लेक्चर देखती थी, तैयारी करती थी, और उसके मार्क्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 685 के आसपास है, 5-10 नंबर आगे पीछे होगा तो माफ करना, 685 के आसपास है। वो सेलेक्ट हुई है। एक ऐसा बच्चा सेलेक्ट हुआ है जो सिर्फ यूट्यूब पे ही हमारे उम्मीद से इसको फॉलो करता था, उसके पास पैसे नहीं थे। एक ऐसा बच्चा सेलेक्ट हुआ है जो वेस्ट बंगाल के कहीं कूच बिहार में रह रहा है। ऐसा बच्चा सेलेक्ट हुआ है जो हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, किसी छोटे से गांव में है, किसी कोई टॉप स्कूल से बच्चा नहीं था हमारे पास कि अपनी स्कूल का टॉपर रहा और उसको हमने टॉपर बना दिया। नहीं, क्या होता है टॉपर का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे के 705 नंबर आ रहे हैं, उसका 87 रैंक है, उसको टॉपर नहीं मानोगे क्या? उसको टॉपर नहीं मानोगे क्या? हम खुश हैं। एक पेरेंट्स तो ये कह रहे थे, मतलब कहना ठीक नहीं होगा, नाम नहीं लूंगा उनका, कि हमने साहब अपनी बकरी बेच के एडमिशन कराया था अपने बेटे का, जो 4000 रुपए होता है वो हमने बकरी बेच के दिया था, बकरी बेच के दिया था। ऐसे बच्चे जिसके पापा नहीं है, मां सिलाई करती है, नहीं पढ़ाने हमें नहीं पढ़ाने रैंक 1, और ऐसे बच्चे को हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो कभी सोच भी नहीं सकता था वहां तक पहुंचने की, तैयारी करने तक नहीं सोच सकता था। कौन करते थे पहले तैयारी? कौन करते थे नीट और जेई की तैयारी? वो बच्चे जो जा सकते हैं बड़े बड़े कोचिंगों में, बड़े बड़े दूर जाके रह सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो तैयारी करते थे। आज कौन तैयारी कर रहा है? ऐसी लड़की डॉक्टर बनी जिसके पेरेंट्स कभी उसको घर से बाहर भेज ही नहीं सकते थे। होता है हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, बेटे को तो हम बाहर भेज देते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। बेटे पे तो थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेटी पे नहीं करते थे।
हेलो 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 हेलो, ऑडियो तो क्लियर है? क्या ऑडियो क्लियर है? एक बार देखिएगा प्लीज। अचानक से कैसे चला गया था? हेलो हेलो हेलो, अरे यहां पे तो सही है सब कुछ। हेलो हेलो हेलो, आ गया, आ गया साउंड, आ गया। यस आ गया, मैं देख पा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी मीटर में मुझे दिख रहा है। उम्मीद करते साउंड आ गया होगा। एक बार बता दीजिए प्लीज, आ गया क्या? साउंड आ गया क्या? यस यस, आ गया आ गया आ गया, साउंड आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया साउंड, आ गया आ गया आ गया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाँ, तो हम कहां पे थे? हम यहां पे थे क्या? मैं नहीं, पुराने साहब टॉपर बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हमने देखा है कि बेटे को तो साहब बाहर भेज देते हैं, लेकिन बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देते। इसी तरीके से बेटे को तो पढ़ा देते हैं, लेकिन बेटी को बाहर नहीं भेज सकते। आप में से कई सारे बच्चियां अभी शायद पढ़ रही होगी इस बैच में, उनके फैमिली में ऐसी सिचुएशन होगा, डेफिनेटली होगा भाई साहब। बहुत ध्यान से मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है, अपने गांव में, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में देखा है मैंने। तो होता है बेटा, अगर वो बच्ची जो कभी सोच ही नहीं सकती थी और वो पढ़ के अगर डॉक्टर बन रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। किसी के पेरेंट्स नहीं है, उनके चाचा पढ़ा रहे हैं उनको, किसी के फादर नहीं है, उनकी मम्मी पढ़ा रही है, क्रैश कोर्स में बच्चे एनरोल होके सेलेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। शायद बहुत मुश्किल होता उनका डॉक्टर बनना, मैं ये नहीं कह सकता नहीं बन पाते, बहुत मुश्किल होता, और पीडब्ल्यू का इस समय पे सपोर्ट नहीं होता। तो ये बहुत है हमारे लिए, ये बहुत है हमारे लिए। हिंदी मीडियम का बच्चा, एक छोटे से गांव का बच्चा, 2 साल ड्रॉप करके हिम्मत हारा हुआ बच्चा, ठीक है ना बेटा? चलिए देखिए, समय लगता है, समय लगता है, सबको समय लगता है, आपको भी लगता है, हम किसी को लगा भी था और हमें भी लगेगा। और हम तो खुश है, मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल था, जो हमारा मोटिव है, वो हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें बस यही चाहिए। मतलब पर्टिकुलरली मुझे तो बस यही चाहिए, सबको यही चाहिए, इनफैक्ट पूरे पीडब्ल्यू फैमिली को भी यही चाहिए। लेकिन मैं जब देख रहा हूं ना, मतलब ऐसे बच्चे सच में बन रहे डॉक्टर, तो मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि बस हो गया, यही देखना चाहिए था बस, मतलब यही देखना मुझे अच्छा लगा। चलो देखो तो साहब,
जिनके पास पैसे हैं, जो ऑफलाइन में जाना पसंद करते हैं या फिर जो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो कर ही सकते हैं, उनको तो कोई भी पढ़ा देगा, वो तो कर ही रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। चलो देखो, तो यहां पे हमने लिखा भी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक्चुअल में होता क्या है? इलास्टिसिटी ये नहीं बताता कि कोई बॉडी के दो एटम के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा चेंज हो सकता है, ये नहीं बताता। इलास्टिसिटी ये बताता है, सर गर्लफ्रेंड वाला लड़का भी सिलेक्ट हुआ था, हाँ कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ था ये नहीं देखा, चौथे अटेम्प्ट में। उसको पिताजी घर पे कूटेंगे भी, अच्छा बेटा इसीलिए तुमको इतना समय लगा। मजाक कर रहा हूं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। देखो कई सारी चीजों के बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या उससे ले रहे हैं। आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? उससे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? भाई तो तुम तो देख रहे हो कि गर्लफ्रेंड वाला लड़का भी सेलेक्ट हो गया। कौन सा अटेम्प्ट में हुआ है? वो बोल गया, पिताजी उसको कूटेंगे कि अच्छा इसीलिए तुम्हें इतना समय लग रहा था, भाई आओ इधर। तो ये इग्नोर करो बेटा वो सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है सेलेक्ट होने के लिए। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, और पढ़ाई के जो रास्ते में उसको छोड़ते चलिए, पढ़ाई को जो सपोर्ट कर रहा है उसके साथ आगे बढ़ते रहिए, बस यही है। सर हमारा क्या होगा, हम तो बैगन की शक्ल के। आप पढ़िए ना, आप डॉक्टर बन जाइए, तब गर्लफ्रेंड मिल जाएगी आपको। रामलाल, जीवन अलग ही समस्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, क्या करते हैं बेटा? देखो मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी चीज आपको पढ़ने में सपोर्ट कर रहा है उसकी आप मदद लीजिए और पढ़िए, आगे बढ़िए। जो चीज आपके गोल में और आपके पढ़ाई में बाधा पहुंचा रहा है उससे दूर जाइए, चाहे वो गर्लफ्रेंड या घर वाले ही क्यों ना हो। समझ में आया कि नहीं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी अगर शेप को एग्जैक्टली रिगेन कर लेता है तो उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हुई, और अगर वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है तो उसकी इलास्टिसिटी कम है। अब रबर को पकड़ के तुम खींचते हो, रबर आसानी से बहुत खिंच जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, जो खिंच गया वो इलास्टिसिटी है, नहीं। रबर को 10 बार ऐसे ऐसे खींचो और छोड़ दो तो तुम्हें दिखाई देगा कि यार ये तो लमड़ गया, मतलब अपने शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा, रबर इलास्टिक नहीं है। स्टील को आप खींच दो, उसको छोड़ो तो अपने शेप को एग्जैक्टली रिगेन कर लेता है। कितना भी खींच के छोड़ दो, सारे स्टील को कौन खींच पाई? अरे खींचने वाला चाहिए सब खींच जाता है, खींचने वाला चाहिए सब खींच जाता है, तोड़ने वाला चाहिए सब टूट जाता है, खींचने वाला चाहिए सब खींच जाता है, तोड़ने वाला चाहिए सब टूट जाता है, समझाने वाला चाहिए फिजिक्स समझ में आ जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बच्चे यहां पे सबसे पहला कंसेप्चुअल मिस्टेक जो करते हैं वो यही करते हैं, क्यों कहते हैं सर रबर ज्यादा इलास्टिक है? क्यों साहब? क्योंकि खींच रहा है सर, तो जो खींच जाएगा और ज्यादा इलास्टिक होगा? नहीं, जो खींच जाए उसका इलास्टिसिटी से कोई वास्ता नहीं है। इलास्टिसिटी से किसका वास्ता है? इलास्टिसिटी से वास्ता है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो अपने शेप को रीगेन कर लेता है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन है? आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इट एग्जैक्टली रीगेन इट्स शेप। एग्जैक्टली देखिए, exactly regain its shape, then that body is called elastic body। ये मैं समझा चुका हूं बड़े अच्छे से। Elastic body when do not regain their shape। हाँ, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? They do not regain its shape। Inelastic body क्या होता है? Partially regain its shape। ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन है, partially regain its shape, partially regain its shape। क्या आपको ये चमका? क्या ये चमका? चलिए साहब, अब हम पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है बेटा फोर्स
पर यूनिट एरिया। आप लिखते हैं प्रेशर P इज इक्वल टू F बटा A। ठीक है बेटा, प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर टर्म। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। प्रेशर को फील करना तो काम कर सकते हैं, आपके हाथ में पेन होगा, है ना, 2 रुपए वाला। मेरे हाथ में थोड़ा महंगा है, मेरे हाथ में थोड़ा महंगा है, ये रामलाल नहीं दिया था एक 2 रुपए वाला पेन उठाओ और दोनों तरफ हाथ रख दो ऐसे और दबाओ। क्रिस अग्रवाल, बहुत जोरदार प्रेशर समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए, बहुत जोरदार समझ में आएगा। दोनों तरफ से हाथ रख के इसको चिपकाइए, ठीक है, और दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाइए, एकदम डिट्टो सेम, एकदम डिट्टो सेम फोर्स लगाइए दोनों तरफ से। बांके गोता स्टील वाला कंसेप्ट समझा दीजिए बेटा, 1 मिनट बस समझा रहा हूं, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाइए ताकि ये इधर उधर एक्सेलरेट ना हो पाए। अब बताइए दोनों में से किस हाथ में ज्यादा पेन हो रहा है, किस हाथ में ज्यादा पेन हो रहा है? सर जिधर लिखते हैं ना पिन पॉइंट उस पर ज्यादा पेन हो रहा है। क्यों पेन ज्यादा हो रहा है? फोर्स तो दोनों तरफ से तुमने सेम लगा है, तो पेन ज्यादा क्यों हो रहा है बताओ? पेन ज्यादा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि सेम फोर्स के लिए वहां पे एरिया कम है, सेम फोर्स के लिए यहां पे एरिया कम है। अगर फोर्स को आप सेम रखो और प्रेशर वर्सेस एरिया का ग्राफ बनाओ तो कैसा ग्राफ बनेगा? सर साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया बहुत ज्यादा रखोगे तो सेम फोर्स के लिए प्रेशर कम होगा, और एरिया बहुत कम रखोगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें जो पेन हो रहा था, यहां पे पेन हो रहा था, उस पेन का डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन बताओ, पेन का डायरेक्शन, दर्द का डायरेक्शन बताओ, दर्द का डायरेक्शन सोच के बताना और उसको फील करना, बताते समय फील करना। ये मान लो मेरा ये लेफ्ट हैंड है, इसमें मैंने शार्प वाला एज रखा है, अब दोनों तरफ से मैं दबा रहा हूं, तो बता इसमें मुझे पेन किधर हो रहा है? डायरेक्शन बता पेन का, फील करके बताना, एकदम फील लेके साथ साथ में बताना, एकदम फीलिंग के साथ बताना, फीलिंग के साथ बताना। इसका डायरेक्शन नहीं, तू फील करके बता, मैथमेटिक्स छोड़, फील करके बता किधर हो रहा है डायरेक्ट। आंख बंद कर और फील कर, किधर है डायरेक्ट पेन, किधर हो रहा है पेन, किधर हो रहा है? तो पेन एक पॉइंट पे हर तरफ हो रहा है और हर तरफ सेम हो रहा है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। सोच के देख कहां डायरेक्शन बता, तो ऐसा बोल सकता पेन मुझे उधर हो रहा है, नहीं, पेन का कोई डायरेक्शन नहीं है। प्रेशर पेन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, हां, लेकिन ये जो फोर्स है वो वेक्टर है। फोर्स क्या है बेटा? फोर्स वेक्टर है, और एरिया भी वेक्टर होता है, एरिया भी वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर का जो रेशियो है वो आपका प्रेशर स्केलर है। एरिया वेक्टर होता है, हां बेटा एरिया वेक्टर होता है। ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड आप देख रहे हो, ये पूरा बोर्ड, इसका एरिया, ओपन फेस वाला एरिया आपकी तरफ है। ये अगर मैं यहां पे अपना फोन रख दूं और फोन का एरिया पूछूं तो किधर है फोन का एरिया? इस फोन का एरिया ऊपर की तरफ है। फोन का एरिया किधर है बेटा? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इस ओपन फेस का। सर अगर नीचे से देखूं तो ऊपर से देखो, नीचे से देखो तो नीचे वाला फेस का एरिया नीचे, ऊपर से देखो तो ऊपर है। ऐसे रख दो फोन तो उधर एरिया किधर है? ये आपकी तरफ है, ये एरिया ओपन एरिया। हाउ विल फील पेन? एक काम करना, कलम घुसा ले, देख कैसा फील होता है। हां, अब स्टील वाला बात एक बच्चा पूछ रहा तो उसको मैं समझा देता हूं। हाँ बेटा, स्टील क्या होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। सर इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, इसका क्या मतलब है? स्टील को कितना भी खींच दो ना, उसके अंदर इलास्टिक फोर्स इतना सफिशिएंट डेवलप होता है कि उसके शेप को एग्जैक्टली रिगेन करा देता है। ऐसा नहीं कि स्टील को तुम खींच खींच के छोड़ोगे तो वो लमड़ जाएगा। लमड़ जाएगा मतलब समझ में आया? खींच जाएगा। और रबर जो होता है, रबर तुम अपने घर में ले लो ना, रबर ले लो, रबर ले लो, उसको पकड़ो, ऐसे ऐसे करो, 20 बार ऐसे ऐसे करो और छोड़ो, वो खींचा रह जाएगा। मतलब शेप रिगेन करने की क्षमता रबर में कम है। खींचने से इलास्टिसिटी नहीं आती, खींचने से नहीं आती। असली समझो कंसेप्ट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राई टू रिगेन इट्स शेप। जो जितना अपने शेप को रिगेन कर सकता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है।
जो अपने एक बच्चा बोला पैंट के नारे की तरह सही है, पैंट का नारा बहुत दिन यूज करने से खिंच जाता है तो इलास्टिक थोड़ी ना हुआ, वो तो तुम्हारा ये हुआ इनइलास्टिक हुआ, खिंच जाता है, वो अपने शेप को 100% रीगेन करने की क्षमता उसमें कम होती है। ठीक है, अब दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। टेंसाइल फोर्स का क्या मतलब है? टेंसाइल फोर्स का मतलब जो लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करे, ये टेंसाइल फोर्स हो गया। देखो ये टेंसाइल फोर्स हो गया, इधर से लग रहा फोर्स एफ, इधर से लग रहा फोर्स एफ, ये कौन सा फोर्स हो गया? टेंसाइल। और ये हो गया आपका कंप्रेसिव फोर्स, ये हो गया कंप्रेसिव, ये हो गया आपका कंप्रेसिव, है ना बेटा। देखो कंप्रेस करके मतलब लेंथ कम करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स। और ये हो गया आपका टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। जो इसके लेंथ को बढ़ाएगा वो टेंसाइल होगा, जो इसको कंप्रेस कर रहा होगा इसको हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। अब यहां पे कहीं पे जाके मैं आपसे पूछूं यहां पे टेंशन बताओ कितना होगा, सोच के बताना टेंशन की वैल्यू, टेंशन यहां पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो एक दीवार से मैं किसी रॉड को चिपका दूं और यहां पे फोर्स लगाऊं मैं एफ, यहां पे क्या लगाऊं मैं बेटा? फोर्स लगाऊं एफ। देखो इधर फोर्स लगाया मैंने एफ, यहां पे टेंशन बताओ कितना होगा? यहां पे टेंशन है ना। एनएलएम का थोड़ा कंसेप्ट लगाना, सोचना मैंने क्या समझाया था। अरे स्टील कैसे स्ट्रेच होगा? तेरे से नहीं होगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स बहुत हेवी लगेगा। नहीं टेंशन जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा, थोड़ा सोच के जवाब दो। नहीं जीरो नहीं है यार, नेट फोर्स जीरो होना और वहां पे टेंशन होने में थोड़ा फर्क है। यहां पे एग्जैक्टली कितना टेंशन होगा? यहां पे एग्जैक्टली, या यहां पे एग्जैक्टली कितना टेंशन होगा? कैसे निकालोगे? मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। एक काम करो, तुम्हें यहां पे टेंशन निकालना है ना कितना होगा, तो एक काम करो इसका एफबीडी अलग बना लो। सटीक अलग बना लिए, इस पार्ट का एफबीडी अलग बना लो। और मुझे बताओ इधर से इस पर कितना फोर्स लगा? सर एफ लगा। तो ये आगे जा क्यों नहीं रहा? बताओ ये आगे जा क्यों नहीं रहा है? जब इस पे इस वाले छोटे से हिस्से को काट के मैंने बाहर निकाल के एफबीडी बनाया है, तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? बोलो। इमेजिन कर लिया उसको, बाहर में इमेजिन कर लिया। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें, चिंता मत करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है क्योंकि 90% बच्चों को यहां पे डाउट रहता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। और मैं जो जैसा जैसा कहते जाता हूं ना वैसा वैसा सुनो। ये एक रॉड है, इसको मैंने बहुत अच्छे से इसमें चिपका दिया है और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। ठीक है साहब, आगे की तरफ मैंने यहां पे फोर्स लगाया है। अब मैं यहां पे जाके आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे मुझे टेंशन की वैल्यू बताओ, टेंशन की वैल्यू बताओ। तो यहां पे कितना टेंशन है ये देखने के लिए मैं एक काम करता हूं कि इसको बाहर निकाल के इतने सेक्शन का एफबीडी बनाता हूं, इसका एफबीडी बनाता हूं। बेटा जब मैं इसी सेक्शन का सिर्फ एफबीडी बनाऊंगा, इसको बाहर एज्यूम कर लिया मैंने, तो इधर की तरफ इस एज पे कितना फोर्स लग रहा था? सर एफ। तो आगे क्यों नहीं जा रहा? आगे क्यों नहीं जा रहा बताओ? जब मैंने यहां पे इसमें फोर्स लगाया है तो क्या ये आगे भाग रहा है? नहीं, ये तो यहां से यहां तक का रॉड है, पूरा फिक्स्ड है। तो पक्की बात है ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस वाले जिसका मैंने एफबीडी बनाया उसको पकड़ के पीछे खींच रहा होगा। कितने फोर्स से? सर एफ ही से खींच रहा होगा। ये टेंशन टी है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एफ। मतलब इस सेक्शन पे जो टेंशन आपसे पूछा गया है उसका आंसर होगा एफ के बराबर, ये आंसर होगा। सर यहां पे टेंशन पीछे की तरफ होगा? नहीं, यहां पे बीच में जो टेंशन होगा, अगर इस वाले वायर का बनाओगे बीडी तो पीछे वाले वायर पे टेंशन आगे लग रहा होगा टी, और इसी इंस्टेंट पे आगे वाले पे पीछे लग रहा होगा टी। मतलब टेंशन कितना होगा? टी होगा, फोर्स के बराबर होगा। समझ आया ये बात? सर इस तरीके से अगर यहां पे पूछो आप, यहीं पे यहां पे इस पी पॉइंट पे पूछो टेंशन कितना होगा, तो सिर्फ इस हिस्से का एफबीडी बनाया जाए तो आगे की तरफ एफ होगा क्योंकि ये इधर धक्का मार रहा, ये बैलेंस है, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो इधर से लगेगा। तो यहां पे जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। सर लेकिन इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, तो बेटा यहां पे डायग्राम दोनों सेम है, दोनों डायग्राम सेम है। ये और ये डायग्राम सेम है, बता कौन सा? ये दोनों डायग्राम सेम है। अब इसका भी फील दिलाता हूं। तुम ये नहीं कह सकते कि सर यहां पे तो दो फोर्स लग रहा है, एक आगे और एक पीछे। यहां पे तो आपने एक ही लगाया सर, देखो यहां पे तो आपने एक लगाया है,
नहीं बेटा, यहां पे भी 2 लगा है, देखो कैसे, देखो कैसे। यहां पे पकड़ के जब आप F4 से आगे खींच रहे थे तो ये रिजिट दीवार पे जो आपने बांधा ये भी तो पकड़ के इसको पीछे बैलेंस किए हुए है, नहीं तो एक फोर्स लगाओगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ F ही मानोगे तो ट्रांसलेट कर जाना चाहिए। ये दोनों केस सेम है, कितने लोगों को चमका ये बता दीजिए, क्योंकि यहां पे दीवार पे जहां बांधा वो भी तो पकड़ के इसको पीछे खींच रहा होगा, F से आगे खींच रहे F से, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, जैसा ये इक्विलिब्रियम में। ये कितने लोगों को चमका जोरदार तरीके से बता दीजिए प्लीज। वो वॉल भी फोर्स लगाएगा, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। ये दोनों डायग्राम सेम है, कितने लोगों को समझ आया जल्दी बता दीजिए। दोनों डायग्राम सेम सेम है, ये दोनों डायग्राम सेम सेम है। सर इसका भी सेम टाइप का एक डायग्राम बना दो तो मजा आ जाए। इसका भी सेम टाइप का देखो बना देता हूं। एक रॉड है, दीवार है, पहले दीवार बनाओगे तब तो काम होगा। हाँ ये सेम सेम सेम। अब यहां पे रॉड है और इस रॉड पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं, तो सर इधर से दबाओगे तो ये जागे तो जा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि दीवार भी इधर दबा रहा है ऐसे। ये जो हमने फोर्स लगाया यही एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कितने तरह का होता है? आई अंडरस्टूड, वेरी गुड बेटा। डिफॉर्मिंग फोर्स कितने तरह का होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। ये कंप्रेसिव जो लेंथ को कम करने की कोशिश करे और टेंसाइल जो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करे। 2 तरह का होता है। अब देखिए, टेंसाइल ट्राई टू इलोंगेट मतलब लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेगा, कंप्रेसिव ट्राई टू कंप्रेस। ठीक है, अब ये हमने एक रॉड बनाया। बेटा अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। पहले अननेसेसरी की चीजें मैं हटा लेता हूं, अच्छे से देखिएगा एकदम। यहां पे देखना, मान लो एक रॉड है, इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ है यहां से यहां तक, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये थी L0 इसकी ओरिजिनल लेंथ, और इस पे मैंने आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसको आप टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हो। पकड़ के मैंने इसके लेंथ को खींचने की कोशिश करी। जैसे मैं रॉड को पकड़ के आगे खींचने की कोशिश करूंगा तो इसके अंदर इलास्टिक फोर्स किधर डेवलप होगा? ये बताइए, इलास्टिक फोर्स किधर डेवलप होगा? सर यहां पे इलास्टिक फोर्स पीछे की तरफ डेवलप होगा, एफ इलास्टिक। मुझे एक बात बताएं, पहले एक्सटर्नल आया कि पहले इलास्टिक आया? कौन किसके वजह से आया है? पहले एक्सटर्नल आया कि पहले इलास्टिक आया है? सर पहले एक्सटर्नल आया, और एक्सटर्नल लगाने से इलास्टिक आ गया? नहीं, एक्सटर्नल लगाने से डिफॉर्मेशन हुआ है, इसकी लेंथ बढ़ गई। अब इसकी लेंथ यहां से बढ़ के यहां तक आ गई है डेल्टा एल। मतलब आप कह सकते हैं कि ये बढ़ के फाइनल लेंथ हो गई एल एफ, ये फाइनल लेंथ हो गई, इनिशियल लेंथ था आपका एल नॉट। तो आप कह सकते हैं कि इलोंगेशन हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ एल नॉट, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ एल नॉट। इसको कह सकते हैं आप इलोंगेशन। इसको क्या कह सकते हैं आप? इलोंगेशन। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, और उस इलोंगेशन को खत्म करने के लिए अंदर की तरफ जो फोर्स आया है वो इलास्टिक फोर्स है। अब इलास्टिक फोर्स हमेशा उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी तो हमने यहां पे बांध के रखा है, ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा। अगर ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? सब 0 होगा, जितना आगे लगाओगे उतना पीछे होगा। तभी तो पकड़ के जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे धीरे 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 एक्सीलरेट थोड़ी ना हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहां पे एफ इलास्टिक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एफ इलास्टिक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। और यहां पे जो इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा एक्सटर्नल, वो एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे पीछे की तरफ लगेगा। इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। आपको मैं क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाऊं, जैसे ये है, ये प्लेट है। मान लो कि इसका एरिया ऐसा दिख रहा है, तो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं? कैसे लगा रहा है? इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, इसको पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को चिपका के आगे की तरफ खींच रहे हैं। मतलब सर इसका एरिया किधर है? आपकी तरफ है, देखिए एरिया आपकी तरफ है। तो एरिया के पैरेलल लगा है क्या फोर्स? हाँ, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया के पैरेलल फोर्स लगा है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्मल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब आप
का एक्सटर्नल फोर्स, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल हो, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ लग रहा हो, प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ लग रहा हो, तो हम फोर्स अपॉन एरिया से डिवाइड करेंगे, है ना। एफ इलास्टिक ऊपर में लिखा है मैंने, एफ इलास्टिक, इसको हटाओ, मैं फिर से लिख देता हूं, एफ इलास्टिक, एफ इलास्टिक डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो इलास्टिक फोर्स है ये आपका पैरेलल टू एरिया, ये इलास्टिक फोर्स पैरेलल टू एरिया होगा, तभी इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कुछ प्रेशर जैसा ही हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा हो गया सर? प्रेशर जैसा ही हो गया। मतलब ये स्केलर है, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? तो एम एल का पावर -1 टी -2 होना चाहिए ना, टी -2 होना चाहिए। फोर्स बताओ, हाँ एक्सीलरेशन टी -2 होना चाहिए। चेंज इन लेंथ हो गया आपका फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ L0, ठीक है। तो अब हम यहां से डिफाइन करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा L बटा L, ये हमने डिफाइन किया आपका स्ट्रेन। तो दो चीजें यहां पे डिफाइन हुई है, एक डिफाइन हुई है नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है? वो होता है फोर्स इलास्टिक वाला बटा एरिया। लेकिन ये कोई सा भी फोर्स लिखेंगे, हम कोई सा भी फोर्स लिखेंगे कि हम सिर्फ वो फोर्स लिखेंगे जो पैरेलल टू एरिया हो, हम वो फोर्स लिखेंगे जो पैरेलल टू एरिया हो, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन हो गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रेन लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा? स्ट्रेन लिखते हो, तो स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ को हमने L0 से नाम रख दिया है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटा L0। बेटा तो ये यूनिटलेस ही तो आया। आप सोचिए ध्यान से, ये यूनिटलेस नहीं आया क्या? हाँ, ऊपर चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशन लेंथ होगा, नीचे भी लेंथ होगा, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस आएगा। यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस आएगा। क्या आपको यह बात समझ आती है? यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस आएगा। यहां पे मैंने एक चीज लिखा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये किताबों में नहीं लिखा होता है, ये फील के लिए है। अगर आपको ये चमक जाएगा ना तो मुझे लगेगा कंसेप्ट आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में घुस रहा है। स्ट्रेन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड ड्यू टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डेवलप्ड। इसको फील करो एक बार, क्या लिखा है? स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन आया है कि स्ट्रेन के वजह से स्ट्रेस आया है? कौन किसका रीजन है? हु डेवलप हु? स्ट्रेन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड ड्यू टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डेवलप्ड। क्या ये चमका आपको? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसके वजह से इसके लेंथ में चेंज आएगा। चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, इसको आप फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी कह सकते हैं। चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बेटा देखिएगा ध्यान से, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आने की वजह से इसका शेप खराब हो गया, और शेप खराब हो गया तो आपका डेवलप हुआ स्ट्रेस। तो डेवलप हुआ स्ट्रेस। स्ट्रेस ने स्ट्रेन को डेवलप किया है कि स्ट्रेन ने स्ट्रेस को डेवलप किया। बताओ, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आया है। रामप्रीत पांडे का है, रामप्रीत पांडे सर स्ट्रेन दोबारा बताओ प्लीज। अच्छा ठीक है, हम दोबारा बताएंगे, हम 4 बार बताएंगे। देखिए देखो बेटा, इसका इनिशियल लेंथ इतना था, जैसे ये रहा ना, कहां गया रामलाल, कहां गया? लिख आज का फिजिक्स रामलाल ही पूरी समझाएगा। देख इधर, 2 पैर वाला रामलाल, तुमसे क्या मतलब है? तू तो समझ। ये इसकी इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ पे उंगली रख दिया मैंने, ये इसकी इनिशियल लेंथ है, और इसको खींच के मैंने यहां तक ले आया। तो ये वाली जो लेंथ हुई है ये इनिशियल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ
कितना हुआ है सर? फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ घटा दो, ये चेंज इन लेंथ है। अब चेंज इन लेंथ कितने लेंथ में? इन बटा इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ को हम कहते हैं स्ट्रेन। सर लेकिन वो तो समझ में आ गया, चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, लेकिन ये फील नहीं आया स्ट्रेन क्या होता है। नाम रखा है बेटा, नाम रखा है, नाम रखा है स्ट्रेन। है थोड़ी ना, तुम्हें सब समझ आ गया, या तुम्हें स्पैमर है तो बकलोली कर रहा है। चेंज इन लेंथ कितना हुआ बटा इनिशियल लेंथ, ये स्ट्रेन है। आगे फिर चलो, तो पहले कौन आया लिखो, किसने किसको पैदा किया? हु पैदा हु पैदा हु पैदा हु। किसने किसको पैदा किया? स्ट्रेन डेवलप स्ट्रेन्स, स्ट्रेन डेवलप स्ट्रेस। किसने किसको पैदा किया? स्ट्रेन पैदा स्ट्रेस, स्ट्रेन में स्ट्रेस को का पापा है, स्ट्रेन इज अ फादर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन पैदा स्ट्रेस। क्या 100% ये बात फील आ गई? क्या 100% इस बात का फील आ गया कि किसने किसको पैदा किया? चल ठीक भाई साहब, चल थोड़ा समय लगा, लेकिन ये बात फील आ गया ना तो तू तो साइंटिस्ट बन जाएगा। अब मुझे छोटी बात बता, एकदम छोटी सी बात बता, छोटी सी बात बता कि जो स्ट्रेस है वो कितना पैदा होगा। सर ये तो डिपेंड करता है कि बाप कितना मजबूत है। अगर बाप की औकात ज्यादा है तो बढ़िया पैदा करेगा, बाप की औकात कम है तो कमजोर पैदा करेगा। आराम से फील कर, महसूस कर। स्ट्रेन ने पैदा किया स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस कितना होगा सोच के बता, और कोई लॉ बना, सोच के बता, और इसका कोई लॉ बना, कोई लॉ बना। स्ट्रेस कितना पैदा लेगा, कोई लॉ बना, अपनी भाषा में कर, लॉ बना, लॉ बना। छोटा नहीं होगा, बता स्ट्रेस कितना होगा, यह किस बात पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। मुझे कोई अप्रोप्रिएट नहीं, हाँ बस 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 डायरेक्टली ये कौन? श्रुति 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 एकदम सही जवाब कह रही है सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एकदम सही, मोहक अग्रवाल, मोहक अग्रवाल, बहुत 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 बढ़िया। आरती, अरे कौन है ये? पीयूष, सिद्धार्थ, कनक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पुनीत, अंजलि, बहुत बढ़िया। क्या कहा, क्या कहा तुमने, क्या कहा, क्या कहा? तुम्हें पता चला कि तुम कितनी बड़ी बात कह गए? मजाक मजाक में तुमने कितनी बड़ी बात कह दी, तुम्हें पता चला? पता है, इसी बात को एक साइंटिस्ट बता के क्रेडिट ले गया तुमसे पहले। काश तेरा जन्म 200 साल पहले होता, हाँ, काश तेरा जन्म 200 साल पहले होता तो तू हुक्स के नाम से जाना जाता। सर ये क्या बताया? बस इसने यही बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और क्या बताया? बस इसने यही बताया। क्या बताया बोलो, क्या बताया उसने? बोला कि स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा। अब यही फॉर्मूला कई बच्चे गलत याद रख लेते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। बताओ, तुम्हें यह चमका कि यह गलत है? तुम्हें यह चमका कि यह गलत है? बहुत बड़ी बात है बेटा। मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था तो यह पढ़ा दिया जानबूझ के। ड्रॉपर बैच में वहां पे 2-2 साल 3-3 साल बच्चे ड्रॉपर बैठे थे। एक दो ने नोटिस किया, 90% बच्चे खड़े, हाँ
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दोनों नाम एक ही जैसा है, इसने उसको पैदा किया, उसने उसको पैदा किया, एक ही है। स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम थिंग मैन, सेम थिंग। नो, दिस इज नॉट अ सेम थिंग। क्या स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा जितना स्ट्रेस होगा? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है, ये गलत है। सही क्या है? ये है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक वुड लूं, वुड लकड़ी, एक स्टील लूं, एक आयरन लूं और सब में सेम लेंथ तक इलोंगेट कर दूं, सबको सेम लेंथ तक इलोंगेट कर दूं, डेल्टा एल सबका सेम है, इनिशियल लेंथ भी सबका सेम है, मतलब सबका स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेन इज सेम, देन स्ट्रेस मस्ट बी सेम। तुमने ये तो सही बताया कि स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, लेकिन अगर सबका स्ट्रेन सेम हो, स्ट्रेन इज सेम, देन स्ट्रेस मस्ट बी सेम। बताइए, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। ओह माय गॉड, नो सर, नो सर, नो सर, नहीं सर, मे बी सर, रॉन्ग सर, यस सर, नो सर, नो सर, yes sir, yes sir, अरे no sir, no sir, yes sir, no sir, what is the reason, what is the reason behind this, what is the reason behind this? What is the reason behind this? क्या कारण है इसका? कारण क्या लग रहा आपको? रीजन क्या लग रहा है इसमें? रीजन क्या लग रहा? हाँ, ऑब्जेक्ट के नेचर पे तो डिपेंड करता है। मान लो तुमने लकड़ी ले लिया, अब लकड़ी के दो एटम के बीच में आपस में ना तो प्यार है ना तो दुश्मनी है, उसको यहां रख दो तो भी ठीक, थोड़ा बढ़ा कर रख दो तो भी ठीक, दो एटम के बीच में डिस्टेंस कम कर दो तो भी ठीक, डिस्टेंस बढ़ा दो तो भी ठीक। अब खुद की भी तो इच्छा होनी चाहिए भाई साहब। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा के सबके लेंथ में तुमने सेम चेंज लाया, लेकिन इसका खुद का मन ही नहीं है, तो क्रिस्टल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है। और प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इसी को हम कहते हैं गामा इंटू स्ट्रेन, इसको कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इसका नाम है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस कितना पास आना चाहता है तो डिपेंड करता है कितना यंग है, जितना यंग होगा उतना ज्यादा पास आना चाहेगा, मतलब यंग मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर अगर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। हाँ, तो अपने सेफ को रिगेन करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी, सेफ को रिगेन करने की क्षमता ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। इसको थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो ये लिखोगे कि यंग मॉडुलस ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रिस्टल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रिस्टल एंड टेम्परेचर, इंप्योरिटी, ईटीसी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका डायमेंशन निकालना था। अच्छा, अब यहां में समझिएगा स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। और कैसा फोर्स? पैरेलल टू एरिया इज इक्वल टू गामा, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि यह फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, यह फॉर्मूला कितना साइंटिस्ट है। सर अफसोस हो रहा है, कितना आसान लॉ हाथ से निकल गया, नहीं तो हम ही बना देते। हाँ, अफसोस तो होगा, आसान लॉ है। समझिए, मार रट्टा, रट्टा मार रट्टा। क्यों? इस चैप्टर के 70% क्वेश्चन में यह फॉर्मूला लगेगा। खुश हो जाओ, 60 to 70% क्वेश्चन में यह फॉर्मूला लगेगा।
एफ बटा ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बक रहे हो सर? हाँ सही कह रहा हूं, 70% फॉर्म इसमें लगेगा। अच्छा, गामा का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ऐसे कैसे? ये तो डायमेंशनलेस है, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल तो डायमेंशनलेस है, तो जितना एफ बाई ए उतना गामा। साधना करी, आज एमआर सर ने डांस किया। हाँ बढ़िया चीज है, करना चाहिए, इसलिए इतना मेहनत करते हैं। ये तो हमारे जीवन में और है क्या? अगले साल नए लोग आएंगे, उनको पढ़ाएंगे, फिर आएंगे ना उनको पढ़ाएंगे। हमारे लिए तो इसी बात में खुशी है ना कि आप सेलेक्ट हो गए। हमारी खुशी और किस बात में है बताओ? हमारी खुशी और किस बात में है बताओ? हमारी खुशी किस बात में? आप डॉक्टर बन जाए तो अपनी खुशी तो जाहिर करेंगे ना साहब। समझ में आया? समझ में आया? क्या ये बात आपको फील आई? हाँ ठीक है। इसका अगर ग्राफिकल एनालिसिस हम करें, ग्राफ, अगर बेटा वाई एक्सिस पे मैं स्ट्रेस को रख दूं, सॉलिड के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, और यहां पे स्ट्रेन रख दूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा बनेगा? सोच के बताओ। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया कि सर आपने दिवाली वाली बात कही, उससे हम एग्री नहीं है। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि दिवाली के दिन हम 5-6 घंटे पेरेंट्स के साथ बैठे, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने ये थोड़ी ना मना किया कि आप पेरेंट्स के साथ मत बैठिए। मैंने इस बात से मना किया है कि पेरेंट्स आपसे जो काम करवाते हैं वो मत करिए। पेरेंट्स आपको घूमने के लिए कहते हैं वहां मत जाइए। आप गेस्ट के साथ मत बैठिए। आप 1-2 घंटा, दिवाली है, तैयार होइए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, बातें करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके इसमें बच्चे दिवाली के दिन पूरा दिन एक्साइटमेंट में पढ़ते नहीं है, वो गलत है। आप शाम के समय जब दिवाली मन रहा होता है तो आप अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने भाई बहन के साथ बैठिए, अपने दादाजी के साथ बैठिए, बाबा जी के साथ बैठिए, ग्रांड पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनके साथ बैठिए, बातें करिए, 2-3 घंटा एंजॉय करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। मैंने कहाँ मना किया है? मैंने आपको मना किया है पूरा दिन खराब नहीं करना है। मैंने आपको मना किया है कि 2-3 दिन तक एक्साइटमेंट में पढ़ाई ना करो। पूरे दिन ना पढ़ना गलत है। दिवाली के दिन भी पूरे दिन ना पढ़िए, गलत है। कैसा ग्राफ बनेगा? सीधी रेखा बनेगा। हाँ एकदम सीधी रेखा, ऐसा बनेगा। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? तो याद रखिएगा, स्लोप का मतलब हमेशा होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब जो वाई एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी रखा है बटा एक्स एक्सिस वाला फिजिकल क्वांटिटी। वाई पे क्या रखा है हमने? स्ट्रेस को रखा है, और नीचे क्या रखा है मैंने? स्ट्रेन को रखा है। तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन क्या होता है सर? यंग मॉडुलस गामा। यंग मॉडुलस क्या रखा है बेटा? यंग मॉडुलस। समझ में आया कि नहीं है? इस ग्राफ का स्लोप गामा को बताएगा। इस ग्राफ का स्लोप किसका बताएगा? गामा को बताएगा। बीच हैव हायर यंग मॉडुलस, बीच हैव हायर, या फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन ग्राफ। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन ग्राफ। ये ग्राफ मैंने बनाया है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, आप गलत हो सकते हैं, थोड़ा सोच के। ये रहा आपका स्ट्रेन, ये रहा आपका स्ट्रेस। 2 बढ़िया सुंदर सा लाइन खींचा है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये है ए और ये है बी। ऑप्शन नंबर ए, गामा ऑफ ए इज ग्रेटर देन गामा ऑफ बी। ऑप्शन नंबर 2, गामा ऑफ ए इज लेस देन गामा ऑफ बी। ऑप्शन नंबर 3, गामा ऑफ ए इज इक्वल टू गामा ऑफ बी। सही से जवाब दीजिएगा, आप गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं।
आप गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने पहले ही आपको इशारा कर दिया था, आप समझ गए, और अच्छा लगा मुझे ये देख के, मुझे देख के अच्छा लगा। एक दो बच्चा गलत कर रहा है, बाकी बच्चे एकदम सही कर रहा है। सर जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप क्या हुआ, जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा, क्योंकि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। हाँ सही है, जितना ज्यादा स्लोप होगा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, तो यहां पे देखिए क्या है। अब कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं, नहीं बेटा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी की यंग मॉडुलस ज्यादा होगी, क्योंकि ग्राफ ही उल्टा कर दिया मैंने। ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। आप देखेंगे ध्यान से तो स्लोप हमेशा होता है वाई बाई एक्स, वाई पे देखिए स्ट्रेन लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रेस कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यंग मॉडुलस नीचे आएगा। तो जिसका स्लोप कम उसका यंग मॉडुलस ज्यादा। स्लोप कम सेकंड ग्राफ का है ना। थोड़े से फंस गए होंगे, कोई बात नहीं बेटा, चलता है चलता है। उल्टा का हो गया ना, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एंड शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो देखिए, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने के दो तरीके होते हैं। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे ऐसे फोर्स लगाएं, और एक तरीका होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल फोर्स लगाएं। एक तरीका होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर या सरफेस के पैरेलल। ये मान लीजिए सरफेस है, तो इसको पकड़ के ऐसे खींचो, खुल जाएगा। देखो ऐसे ऐसे, देखो यहां पे इसको पकड़ के सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, एरिया की तरफ मैंने ऐसे खींचा, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और एक होता है सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, सरफेस के टेंजेंशियल, ऐसे 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 पकड़ के इधर, तो ये ऊपर खींचेगा की तरफ झुक जाएगा। बताओ, सोच के बताओ। ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया में पकड़ के सरफेस के परपेंडिकुलर झुकेगा, बेंड हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे मैंने फोर्स लगाया, ये इसकी बेटा इनिशियल लेंथ एल नॉट, सिलेंडर है, इसके सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा अगर कोई चीज है तो अगर मैं इस पे इधर से फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया टेंजेंशियल। इसको अच्छे से बना लो। देखो ये फोटो कितना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप इसके सरफेस के परपेंडिकुलर बनाए तो इसको कहते हैं नॉर्मल, एंड सरफेस के पैरेलल बना दे इसको कहते हैं टेंजेंशियल। तो इधर मैंने फोर्स लगाया पूरे सरफेस पे ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहां पे जो स्ट्रेस डिफाइन होगा, स्ट्रेस डिफाइन होगा वो कितना हो जाएगा? तो यहां पे जो स्ट्रेस डिफाइन होगा वो भी होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ये लगाया और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये भी होगा फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन आप इसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि ये लेंथ को चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा? बेंड कर देगा। क्या करेगा? बेंड कर देगा। इसका दूसरा एग्जांपल यहां भी मान लो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखिए बढ़िया क्यूबिकल ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये बढ़िया क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके पकड़ के सरफेस पे मैंने टेंजेंशियल फोर्स इधर लगाया है, सरफेस पे मैंने टेंजेंशियल फोर्स इधर लगा। देखिए इस तरफ मैंने ऐसे फोर्स लगाया टेंजेंशियल, तो ये बेंड हो गया कुछ इस तरह का हो गया। देखो यहां पे बेंड हो गया कुछ इधर चला गया, तो कितना लेंथ बेंड हो गया? ये एल लेंथ सरफेस इसका आगे मूव कर गया, यहां से यहां तक सरफेस इसका कितना आगे मूव कर गया? एल लेंथ आगे मूव कर दिया, मतलब सॉरी डेल्टा एल लेंथ आगे मूव कर गया, और इसका इनिशियल लेंथ था एल नॉट। तो यहां पे डिफाइन होगा शियर स्ट्रेन। क्या डिफाइन होगा बोलो? शियर स्ट्रेन। मैं यहां पे लिख लेता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पे डिफाइन होगा बेटा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, सर ये था ना शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस था, ये शियर स्ट्रेन होगा। शियर स्ट्रेन बेटा क्या होगा? बेंड इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ये रहा इसका ओरिजिनल लेंथ एल नॉट।
और जितना आगे बेंड हो गया उसको डेल्टा एल बोलेंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, ये बहुत कम होता है, फोटो में ज्यादा बनाया है ताकि ये आपको विजुअलाइज हो सके, होता बहुत कम है। तो सर यहां पे अगर हम tan थीटा लिखे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हम इसको tan थीटा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। tan थीटा हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एल बटा एल नॉट, ये हो जाएगा tan थीटा। लेकिन ये थीटा बहुत स्मॉल है, एंगल बहुत स्मॉल है। अगर सोच के देखो एंगल बहुत स्मॉल हो, छोटा एंगल हो, छोटा एंगल हो, तो मैंने एक चीज बताया था सर, छोटे एंगल के लिए tan थीटा लिखो या थीटा लिखो या sin थीटा लिखो, एक ही बात है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्या आपको ये याद है? याद है तो फटाफट लिखिए, थम्स अप करिए। याद है तो फटाफट थम्स अप करिए, फटाफट थम्स अप करिए बेटा अगर आपको याद है तो। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा क्या है? डेल्टा एल बाई एल, तो उसको आप सीधा थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हुक्स लॉ क्या हो जाएगा? हुक्स लॉ फिर से यहां पे लिखा है क्या? नहीं लिखा, मैं यहां पे लिख देता हूं। हुक्स लॉ क्या हो जाएगा? हुक्स लॉ क्या हो जाएगा? हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ डिफाइन होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, और ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन। कितना इजी है, शियर स्ट्रेस और ये हो जाएगा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या? सर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इनटू थीटा। या मुझे थीटा नहीं लिखना भाई साहब, मुझे थीटा नहीं लिखना, तो मैं लिखूंगा बेंड इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, और कई बार थीटा दिया होता है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एफ बाई ए इज इक्वल टू ईटा इंटू थीटा। सर ये तो समझ में आ गया कि एफ बाई ए आपका शियर स्ट्रेस है। क्या है ये? शियर स्ट्रेस है। थीटा क्या है? थीटा यही तो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। tan थीटा को थीटा इसलिए लिखा क्योंकि वो छोटा था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन सर ये क्या लिखा है आपने अजीब तरह से, सूखा नशा करके लिखा हो जैसे, ये ऐसे ही लिखा जाता है। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सर क्या बताता है? गामा क्या बताता है? बता, गामा क्या बताता है? गामा यंग मॉडुलस क्या बताता है? सर यंग मॉडुलस बताता है कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए। जितना ज्यादा गामा होगा स्ट्रेस उतना ज्यादा डेवलप होगा। हाँ, तो ईटा क्या बताता है? ईटा भी स्ट्रेस को बताता है। जितना ज्यादा ईटा होगा उतना ज्यादा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। सर ये ईटा का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ईटा इज सेम एज प्रेशर और यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस सेम एज प्रेशर और यंग मॉडुलस। जो प्रेशर का होगा यंग मॉडुलस का होगा वही होगा, और क्या होगा? जो प्रेशर का होगा यंग मॉडुलस का होगा वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम एज यंग मॉडुलस, बहुत बढ़िया बेटा। और प्रेशर, मजा आ गया, मजा आ गया तुम्हारे कमेंट देख के, मजा आ गया। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये लास्ट है बेटा, चिंता मत करो, ये लास्ट है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है कि आप ये स्ट्रेस लगा के वॉल्यूम कितना चेंज करेंगे, मतलब ये एरिया पे फोर्स लगाने से डायरेक्ट वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे 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 ये था, यहां पे हम फोर्स तो इसके एरिया पे लगा रहे हैं और ऐसे लगा रहे एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर, तो बताओ इस फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? जल्दी बोल, इस फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? सीधा स्ट्रेस मत बोलना, पर्टिकुलर स्ट्रेस बोलना। ऐसे फोर्स लगा दे, मार्कर की तरफ फोर्स लगा और ये एरिया, बता इस फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, इस फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? ठीक है सर, एरिया कौन सा? रिपीट, ये वाला एरिया बेटा, ये वाला ऐसा बताओ। शियर स्ट्रेस नहीं, गलत बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हाँ, शियर स्ट्रेस कुछ भी बोल रहा,
कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, सीख जाओगे, चिंता की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, नॉर्मल। हाँ बेटा नॉर्मल। ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सरफेस है। सरफेस का एरिया किधर होता है? आपकी तरफ। इसका एरिया बोल, इसका एरिया बोल, इसका एरिया आपकी तरफ, और इधर ही फोर्स लगा दिया, तो जिधर एरिया उधर फोर्स। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। अब बताओ कौन सा स्ट्रेस होगा? इधर फोर्स, इधर फोर्स। देख कितना आसानी से विजुअलाइज हो रहा है यार। सरफेस के तरफ तुमने फोर्स लगा दिया, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब मान लो कोई स्फेरिकल टाइप बॉडी पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और इस पे पकड़ के चारों तरफ से मैं फोर्स लगा दूं, तो बताओ फोर्स अपन इन चारों तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे फोर्स लगा दूं, कितना फोर्स लगा? F। ये टोटल उसका सरफेस एरिया A, तो फोर्स F, सरफेस एरिया A। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट सेम एज प्रेशर, सेम एज प्रेशर। अब इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधा सीधा इस स्ट्रेस की वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या आएगा? इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये देखिए ऐसे आपने फोर्स लगा, देखिए ऐसे फोर्स लगा है, हर तरफ से सरफेस के परपेंडिकुलर आपने ऐसे दबाया इसको, तो ये इसका चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, ये हो गया फाइनली, ये हो गया इसका चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया इसका चेंज इन वॉल्यूम। इसलिए इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया साहब। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? सर चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। कितना आसान है, चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में। बड़ा आसान है। इसका हुक्स लॉ क्या होगा? तो हुक्स लॉ होगा बेटा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बटा देखो F बाई ए। इसको आप प्रेशर भी कह सकते हो, डेल्टा P इज अ प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। डेल्टा P इज नथिंग बटा एक्सेस प्रेशर। मैं फिर से लिख देता हूं अच्छे से। हुक्स लॉ क्या होगा बेटा? बोलिए हुक्स लॉ क्या होगा? तो हुक्स लॉ होगा आपका, हुक्स लॉ होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V बटा V नॉट। ये होगा ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन ये, हर तरफ से आपने फोर्स लगाया हर डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने अप्लाई किया है। इस फोर्स की वजह से पहले से भी कुछ प्रेशर रहेगा, एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो जो इस फोर्स की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V बाई V। अब यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो डेल्टा P इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा इंटू डेल्टा V बटा V नॉट। इसको कहते हैं हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रहा आपका बीटा, ये आपका बीटा। बीटा इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे दशरुति, गजब गजब, बहुत अच्छी बात पकड़ ली इसने। अच्छा श्रुति ने क्या कमेंट किया होगा बताओ? श्रुति ने क्या कमेंट किया होगा? अपनी भाषा में करके दिखाओ। श्रुति दोबारा मत करना तू। बताइए प्लीज। बताओ श्रुति ने क्या कमेंट किया? अच्छा निगेटिव, निगेटिव इसलिए लिखा है कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने बढ़ाया है ना उसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ, इसलिए यहां पे माइनस आएगा। हाँ वो मैं लिखना भूल गया। श्रुति ने एक जोरदार कमेंट किया, एक जोरदार कमेंट किया। श्रुति ने कमेंट किया सर ये तो वही बात हो गई कि कंसेप्ट तो सारा आप सेम ही लिख रहे हो, बस नाम चेंज किया है, उसका विजुअलाइजेशन चेंज हुआ है, मीनिंग चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट तो सब सेम ही है। तीन तरह का स्ट्रेस बताया, तीन तरह का स्ट्रेन बताया। मतलब नए पैकेट में पुराना माल, श्रेया कह रही नए पैकेट में पुराना माल, सब सेम सेम ही जैसा लग रहा है। हाँ बी का डायमेंशन भी यही यंग मॉडल जैसा होगा। हाँ ये अपने आप कैसे भैया? नए पैकेट में पुराना माल है। यस दिस इज वेरी सिंपल। जैसे तीन तरह का डेंसिटी होता है, लेकिन तीन तरह के डेंसिटी अलग अलग होते हैं ना बेटा। लीनियर डेंसिटी उसका यूनिट चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पे तो सब कुछ सेम है। बताओ ये बात तुम भी फील कर रहे थे क्या
तुम भी ये बात फील कर रहे थे क्या? माइनस क्यों आया बताओ? बिकॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कितने लोगों ने ये बात नोटिस करी? चलो बताने के बाद करी, पहले करी, कोई बात नहीं, किया तो सही ना। इंपॉर्टेंट ये, किया तो सही ना, किया तो सही। चलो देखो, वैल्यू ऑफ ईटा गामा एंड बीटा फॉर द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज इनफाइनाइट। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए ये चीजें क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली अपने शेप को रिगेन कर लेता है, तो उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं बढ़ता। जैसे आप देखिए, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इक्वल टू हो गया यंग मॉडुलस। अब अगर परफेक्टली अपने शेप को रिगेन कर लेगा तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0। एंड 1/0 क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। 1/0 क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। बड़ा सिंपल है। मान लो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, डिफॉर्मेशन मतलब शेप उसका कुछ चेंज रह गया। अगर एग्जैक्टली अपने स्ट्रेन को 0 कर लिया, शेप को रिगेन कर लिया, तो गामा इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन 0, तो 1/0 इज इनफाइनाइट। सर आप खाना खा के आए हो क्या? सच बताऊं क्या? एकदम सच बताऊं, भरोसा नहीं हुआ? नहीं, छोड़ दे, भरोसा नहीं हो, भरोसा ही नहीं हुआ तुम्हें, कोई बात नहीं, छोड़। ईटा एंड गामा इज नॉट डिफाइंड फॉर अ फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस। ईटा एंड गामा, ईटा एंड गामा फ्लूइड एंड गैसेस के लिए डिफाइन नहीं होते, फ्लूइड एंड गैसेस के लिए डिफाइन नहीं होते। ईटा एंड गामा फ्लूइड एंड लिक्विड के लिए डिफाइन नहीं होते, फ्लूइड एंड गैसेस के लिए डिफाइन नहीं होते। क्यों? क्यों नहीं होता डिफाइन? सुबह से नहीं खाया, नहीं, मैं सुबह खाया था, सुबह मैंने 1.5 पराठा खाया था, सुबह 11 बजे। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया है। 1 बजे से 3 बजे तक क्लास था यकीन में, 3:15 में निकला हूं, सेलिब्रेशन में 2 लड्डू खाया था, और वहां से 6:15 में निकला। यहां पे मैं 6:45 में घर पहुंचा, 7 बजे, और क्लास शेड्यूल किया। टेक्निकल काम होता है 10-15 मिनट का, उसके बाद पढ़ाना लग गया। छोड़ो खैर। बोले खाना खा के आए हो क्या? नहीं समझोगे बेटा, अभी ये बहुत अलग लेवल की बात है। ये जब पागलपन होगा ना अपने गोल के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए, तुम्हें पता है मैं बहुत आलसी आदमी हूं, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा आलसी हूं। मैं कभी भी टाइम पे किसी चीज का बिल पे नहीं करता। मेरे सर्टिफिकेट्स कहां रहते हैं मुझे पता नहीं, मैं सच में बहुत आलसी आदमी हूं। मैं कोई भी काम याद नहीं रखता, मैं हर बार बिल पे करता हूं लास्ट डेट के बाद। मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस का भी बिल पे नहीं कर पाता, एक्सपायर कर जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरे कभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रहते, मतलब सच में बहुत आलसी आदमी हूं मैं। पढ़ाने को छोड़ के बस, पढ़ाने को छोड़ के बस। तो बताइए, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस का ईटा और गामा डिफाइन क्यों नहीं होता? क्योंकि गामा किस बात को बताता है? चेंज इन लेंथ को। गामा किस बात को बताता है? चेंज इन लेंथ को। और ईटा किस बात को बताता है? सर बेंड होने को। अब गैस को बेंड थोड़ी ना कर सकते हैं, गैस के लेंथ में थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, गैस के हमेशा वॉल्यूम में चेंज होता है। तो गैस के लिए बीटा डिफाइन होगा, होगा वो गैस के लिए बीटा डिफाइन होगा, लिक्विड के लिए भी बीटा डिफाइन होगा, सॉलिड के लिए भी बीटा डिफाइन होगा। लेकिन लिक्विड एंड गैसेस के लिए गामा एंड ईटा डिफाइन नहीं होगा। वैल्यू ऑफ गामा एंड ईटा इज 0 फॉर गैस इज 0, डिफाइन ही नहीं ना, ये 0 हो गया। गामा एंड ईटा की वैल्यू गैसेस के लिए क्या हो गया? 0 हो गया। बीटा सबके लिए डिफाइन
कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैटरी ने परेशान कर दिया, क्लास खत्म ही कर देंगे, थोड़ा चिंता मत करिए आप, जल्दी बताइए। तो गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यंग मॉडुलस की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यंग मॉडुलस की वैल्यू कम होती जाती है। गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यंग मॉडुलस में इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज मतलब किसी आयरन में आप एल्युमिनियम मिला दो, स्टील मिला दो, इसको हम कहते हैं इंप्योरिटीज, इसको हम कहते हैं इंप्योरिटीज। समझ में आया? वेरी आलसी, बैटरी भी चार्ज नहीं करता। हाँ, मैं बैटरी भी चार्ज नहीं करता। जैसे क्लास खत्म होता है ना, जैसे ही क्लास खत्म होता है मैं माइक निकाल के रखता हूं उधर और सीधे नीचे लेट जाता हूं। क्लास से 10 मिनट पहले देखता हूं कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट को एक बार और समझा। बिल्कुल, वैल्यू ऑफ गामा एंड ईटा फॉर गैस इज जीरो। अभी तो बोला कि गामा एंड ईटा इज नॉट डिफाइंड फॉर द लिक्विड एंड गैस। डिफाइन ही नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है। उसकी वैल्यू जीरो मतलब उसके लिए नहीं है, वैल्यू जीरो है मतलब उसके लिए नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट देखिए, बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या कहता है? बल्क मॉडुलस ये कहता है, बल्क मॉडुलस ये कहता है बेटा, यहां देखिए, बीटा ये कहता है कि अगर किसी भी सॉलिड के शेप में उसके वॉल्यूम में मैंने आपने इतना चेंज किया, डेल्टा वी बाई वी नॉट चेंज किया, डेल्टा वी बाई वी नॉट चेंज किया, तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगा। सर ये बीटा पे डिपेंड करेगा, डेल्टा वी बाई वी नॉट पे भी डिपेंड करेगा, बीटा मल्टीप्लाई करके डिपेंड करेगा। तो सॉलिड में ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होता है क्योंकि बीटा सॉलिड के लिए ज्यादा होता है। लिक्विड के लिए बीटा थोड़ा कम होता है, गैसेस के लिए बीटा कम होता है। सबसे कम बीटा गैसेस के लिए होता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, अगर आप कम टेम्परेचर पे किसी सॉलिड के लेंथ को इंक्रीज करो तो उसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है। अगर आप उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो और फिर उसमें डेल्टा एल चेंज करो तो उसमें स्ट्रेस कम डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप करने की जो क्षमता है वो गामा बताता है, इलास्टिसिटी की जो क्षमता है वो गामा बताता है। अब जितना हाई टेम्परेचर होगा इलास्टिसिटी का नेचर उसमें खत्म होता जाता है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उसकी इलास्टिसिटी की नेचर खत्म होती जाती है। कम टेम्परेचर पे ज्यादा इलास्टिक रहता है, ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो इसकी इलास्टिसिटी की बिहेवियर कम हो जाती है साहब, इलास्टिसिटी की बिहेवियर कम हो जाती है। हाँ, लिक्विड भी आएगा यहां पे लिक्विड भी आएगा, बहुत टैलेंटेड हो। गैसेज एंड लिक्विड दोनों आना चाहिए। यंग मॉडुलस में इंक्रीज डिक्रीज बाय एडिंग इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब मान लो कि आयरन है, स्टील है, चलो स्टील है, तो स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। अब उसमें आयरन मिलाओगे तो फिर कम हो जाएगी थोड़ी। अगर कॉपर मिलाओ तो हो सकता है कॉपर की इलास्टिसिटी अगर बहुत ज्यादा हुई तो ज्यादा हो जाएगी। अब किसी भी चीज में तुम उससे अच्छी वाली क्वालिटी मिला रहे हो कि खराब मिला रहे हो, उस बात पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात पे डिपेंड करता है ना बेटा। अच्छे चीज में और अच्छा मिला दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे चीज में खराब मिला दो तो खराब हो जाएगा देखो, यंग मॉडुलस में इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग इंप्योरिटीज। में इंक्रीज और डिक्रीज, अच्छे में अच्छा मिला होगा अच्छा होगा, अच्छे में खराब मिला होगा तो खराब होगा तो इंप्योरिटीज मिलाने से सर मेटल में स्ट्रेस में कौन सा लगता है? सर मेटल स्ट्रेस में कौन सा लगता है? मेटल में बेटा तीनों ही लगता है, मेटल में तीनों ही लगेगा। मेटल की लेंथ में भी चेंज हो सकता है, तो मेटल के लिए गामा भी डिफाइंड होता है, ईटा भी डिफाइन होता है, बीटा भी डिफाइन होता है। लेकिन लिक्विड एंड गैसेज एक स्पेशल है जिसमें ईटा और गामा की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि गैस और लिक्विड के लेंथ में चेंज नहीं हो सकता। गैस और लिक्विड के को बेंड कभी ना कर सकते आप, इसीलिए। क्या ऑल पॉइंट चमका? ऑल पॉइंट चमका तो लिख दीजिए ऑल चमका, ऑल चमका। ऑल फेल हो गया, ऑल फेल हो गया, ऐसे लिख दो ऑल फेल हो गया, फेल आ गया सर, ऑल का फेल आ गया, ऑल का फेल आ गया, है ना? बहुत आसान है, इसमें क्या खास बात है? बताओ, बल्क मॉडुलस ऑफ द गैसेस फॉर अनाना, ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का इसमें यूज है। चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा, है ना? थोड़ा सा रहने देते, मैं भी थक गया, लेकिन अपन ने पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत छोटी सी बात है, इसको फेल करना जरूरी है ना। फेल करिए इस बात को, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो तो भी पढ़िए, अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो भी पढ़िए। होली है
तो भी रात में पढ़िए, दिवाली है तो दिन में पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेहतर करिए, हर दिन थोड़ा बेहतर करिए, तो लंबे पीरियड के बाद वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। वाह यार, बहुत अच्छी बात कही है। हर दिन थोड़ा बेहतर करिए, कुछ बेहतर जरूर करिए, थोड़ा थोड़ा बेहतर करिए। बहुत दिनों के पीरियड में वो बेहतर से बेहतरीन हो जाता है ना। थोड़ा मेहनत करिए, कुछ अच्छा करिए और रोज करिए। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाते हैं, रोज थोड़ा बढ़िया काम करते हैं, रोज थोड़ा मेहनत करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करते जाते हैं, तो लंबे समय के टाइम पीरियड में बेहतर से वो बेहतरीन हो जाता है, अच्छा से जोरदार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।